तो ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सबसे अव्वल सवाल, सबसे अव्वल चैप्टर के प्रॉब्लम नंबर 1.1। प्रॉब्लम नंबर 1.1 हमसे एक बेहद ही ज़रूरी रिजल्ट प्रूव कराना चाह रहा है कि हमारे जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हैं वो फॉर डिफरेंट वेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटिव हैं कि नहीं। और ये क्वेश्चन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा हमें कहता है कि एक स्पेसिफिक केस उठाएं आप जिसमें तीन वेक्टर्स हमारे पास कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करना है। सिमिलरली जब हम इसको और जनरलाइज कर देंगे तो उस केस में भी हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और इसके लिए हमें जो इक्वेशंस यूज़ करनी है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल हमें जो गिवन है, वो इक्वेशन नंबर 1.1 और 1.4 है। तो अब इक्वेशन नंबर 1.41 हमारे पास डिफाइन करती है डॉट प्रोडक्ट को, और इक्वेशन नंबर 1.4 हमारे पास डिफाइन करती है क्रॉस प्रोडक्ट को। तो इक्वेशन नंबर 1.1 कहती है कि ए डॉट प्रोडक्ट विथ बी गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन थीटा। ये इक्वेशन 1.1 कहती है, और इक्वेशन 1.4 कहती है कि ए क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और ये थीटा हमारे पास ए और बी के बीच का एंगल है। तो हम पहला केस उठाते हैं जिसके अंदर हमारे पास तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। अब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होने का क्या मकसद है वो मैं अभी शो करता हूँ। पहले तो हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास प्लेन आ गया एक, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, और ये आ गया एक्स एक्सिस। और अब हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर्स इसके अंदर। तो पहला वेक्टर तो आ गया वेक्टर ए, वेक्टर ए, और वेक्टर ए हमारे पास एक्स एक्सिस का एंगल बनाता है थीटा 1। दूसरा वेक्टर हमारे पास आ गया बी, और बी बनाता है एंगल थीटा 2 विद एक्स एक्सिस। तीसरा आ गया सी, और सी हमारे पास एक्स एक्सिस का एंगल बनाता है थीटा 3। तो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम बी और सी का सम बी की टेल से लेके सी के हेड तक बना देते हैं। ये आ गया बी प्लस सी, और बी प्लस सी हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा 4। अब इसके लिए डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं ए का डॉट प्रोडक्ट अगर लेता हूँ बी प्लस सी के साथ, तो इक्वेशन 1.1 के हिसाब से मेरे पास आना चाहिए ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड, बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कोसाइन, और थीटा इसके अंदर वो होगा जो ए और बी के बीच, ए और बी प्लस सी वेक्टर के बीच का एंगल है, और बी प्लस सी वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा 4 है, और ए का एंगल थीटा 1 है। तो ए और बी प्लस सी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा 1 माइनस थीटा 4। अब इसी को ही हम एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस ए प्लस बी वाली, और उससे हमें मिल जाएगा कि बी प्लस सी टाइम्स कोसाइन थीटा 1 कोसाइन थीटा 4 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 4। अब हमें इस डायग्राम में अगर हमें देखें तो हमें पता चलता है कि जो बी प्लस सी का एक्स कॉम्पोनेंट है वो बना है इससे और इससे।
और इस लेंथ की जो वैल्यू है वो b का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा 2 है, और इस लेंथ की जो वैल्यू है वो है c का मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा 3। सिमिलरली जो b प्लस c का जो y कंपोनेंट है वो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ है, और ये हमारे पास इक्वल है c साइन थीटा 3 के, और ये बराबर है b साइन थीटा 2 के। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो b प्लस सी लेंथ टाइम्स cos थीटा 4 है वो उसका x कंपोनेंट है, और b प्लस सी टाइम्स साइन थीटा 4 है वो उसका y कंपोनेंट है। तो हम उसको इन टर्म्स में लिख सकते हैं कि b cos थीटा 2 प्लस c cos थीटा 3, और वो देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। ये आ गया, b प्लस सी को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा b cos थीटा 1 b cos थीटा 2 प्लस c cos थीटा 3 प्लस sin थीटा 1 टाइम्स b sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस c sin थीटा 3, और इसको हम रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं a टाइम्स b cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस a टाइम्स c cos थीटा 1 माइनस थीटा 3। ये हमने कैसे लिखा, हमने b cos थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस b sin थीटा 1 sin थीटा 2 को कॉम्पैक्ट बना दिया b cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 में। वही सेम आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिससे हमने इसको एक्सपेंड किया था उसी में इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, और यही प्रोसेस हमने c के लिए भी किया, और ये हमें मिलता है इक्वेशन 1.1 के मुताबिक a डॉट बी, और ये हमें मिलता है a डॉट सी। तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे था कि a डॉट बी प्लस सी, और ये हमने प्रूव कर दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये चीज़, ये सम डॉट प्रोडक्ट सम ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए प्रूव कर दी। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए प्रूव करनी है इसी केस में। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन 1.4 जो हमें कहती है a डॉट बी a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। अब हम लेते हैं a क्रॉस b प्लस c, जो हमें देगी a का मैग्नीट्यूड टाइम्स b प्लस c का मैग्नीट्यूड साइन, जो इन दोनों के दरमियान का एंगल है वो है थीटा 1 माइनस थीटा 4। अब वापस से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो साइन की है इस दफा, और उससे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे साइन थीटा 1 कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 4। और हमें पता है कि b प्लस सी कॉस थीटा 4 बराबर है b कॉस थीटा 2 प्लस c कॉस थीटा 3, और सिमिलरली b प्लस सी कॉस साइन थीटा 4 जो है वो हमारा b साइन थीटा 2 प्लस c साइन थीटा 3 के बराबर है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a टाइम्स साइन थीटा 1 टाइम्स लेंथ ऑफ b cos थीटा 2 प्लस b c cos थीटा 3 माइनस cos थीटा 1 टाइम्स b sin थीटा 2 प्लस c sin थीटा 3। और इसको हम फिर से कॉम्पैक्ट करके लिख देंगे a b sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस a टाइम्स b sin
a टाइम्स c sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 3। और ये हमारे पास आ जाता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो हमने अभी ये भी प्रूव कर दिया कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है फॉर 3 वेक्टर्स विच आर कोप्लेनर। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही केस हुआ। अब हर दफा तो हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे नहीं, हमारे पास वेक्टर्स तो हमेशा 3 डायमेंशनल होंगे। 3 डायमेंशनल में एक प्लेन के अंदर तो लाई करना जरूरी नहीं है उनका। इसलिए हमें जनरल केस में भी प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास तीनों जो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब ये प्रूव करने के लिए हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी सॉल्व करने के लिए पहले हम करते हैं पहले हम एक 3 डायमेंशनल एक्सेस बना लेते हैं अपने लिए। तो पहले हमारे पास आ गया z एक्सिस, उसके बाद आ गया y एक्सिस, फिर आ गया x एक्सिस। अब हम पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे a, और लेट से इसके जो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स हैं वो हैं a1 a2 a3। फिर हम अपना वेक्टर ड्रॉ करते हैं b, जिसके कंपोनेंट्स है b1 b2 b3। और तीसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं c, जिसके कंपोनेंट्स हैं c1 c2 c3। अब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं a डॉट b प्लस सी। तो हमें पता चलता है कि भाई a को हम अगर आई जे के कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आता है a1 i हैट प्लस a2 j हैट प्लस a3 k हैट डॉट, और b प्लस सी को हम लिख सकते हैं b प्लस सी को हम लिख सकते हैं b1 प्लस c1 i हैट प्लस b2 प्लस c2 j हैट प्लस b3 प्लस c3 k है। तो अब इधर हम यही लिख देंगे, ये चीज़ रिप्लेस कर देंगे b प्लस सी की जगह, b1 प्लस c1 i हैट b2 प्लस c2 j हैट प्लस b3 प्लस c3 k हैट। और डॉट प्रोडक्ट जैसे ही हम करते हैं इसका तो हमें मिलता है a1 टाइम्स b1 प्लस c1, क्योंकि i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ ही हमें नॉन जीरो देगा, 1 देगा, बाकी i डॉट जे 0 देगा और i डॉट के भी 0 देगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है a2 टाइम्स b2 प्लस c2, और तीसरी टर्म आ जाती है a3 टाइम्स b3 प्लस c3। अब हमें पता है कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b का, और a1 c1 a2 c2 और a3 c3 डॉट प्रोडक्ट है a और c का। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि a डॉट b प्लस a डॉट c। और ये लेफ्ट हैंड साइड हम वापस रिप्रोड्यूस कर देते हैं b प्लस c। तो हमने इधर भी प्रूव कर दिया जनरल केस के अंदर कि अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं तो उसमें भी हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जनरल केस में प्रूव करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं।
क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी का, तो हमारे पास आता है A1 I हैट प्लस A2 J हैट प्लस A3 K हैट क्रॉस B1 प्लस C1 I हैट प्लस B2 प्लस C2 J हैट प्लस B3 प्लस C3 K हैट। अब हमें पता है कि I क्रॉस I जो है वो 0 होता है, लेकिन I क्रॉस J जो होता है वो होता है K। तो हमारे पास पहली टर्म आ गई A1 B2 प्लस C2 K हैट। इसी तरह से हमारे पास I क्रॉस K जो होता है वो होता है माइनस J हैट। दूसरी टर्म आ गई A1 टाइम्स B3 प्लस C3 J हैट। उसके बाद हम लिखते हैं J क्रॉस I जो होता है वो हमें देता है माइनस K। तो हमारे पास आ जाएगा A2 टाइम्स B1 प्लस C1 K हैट, और J क्रॉस K जो देगा हमें वो देगा I। तो आ जाएगा A2 B3 प्लस C3 I हैट, और K क्रॉस I हमें देगा J हैट A3 टाइम्स B1 प्लस C1 J हैट, और K क्रॉस J जो हमें देगा वो माइनस I देगा, तो A3 टाइम्स B2 प्लस C2 I हैट। अब इसी को मैं रीअरेंज करूँगा तो मुझे मिल जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 K हैट माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 J हैट प्लस A2 B3 माइनस A3 B2 I है। और ये हमें पता है कि A क्रॉस B के बराबर है। और दूसरी जो हमारे पास आएगा, दूसरा जो पोर्शन आएगा हमारे पास वो आएगा A1 C2 माइनस A2 C1 K हैट माइनस A1 C3 माइनस A3 C1 J हैट प्लस A2 C3 माइनस A3 C2 I है। और ये हमें पता है A क्रॉस C के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, और लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देते हैं A क्रॉस B प्लस C। और ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जनरल केस में किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। और इसी तथ्य के साथ हमारा प्रॉब्लम नंबर 1.1 सॉल्व हो गया है।